वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कृषि विज्ञान का मॉडल पेपर सोल्व किया था। वो मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपको सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद हमने देखा सेक्शन ए के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक हमने देखे, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें एक शब्द में या एक लाइन में देने थे, ये क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की सेक्शन बी की, जिसमें हमने एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 50 शब्दों में दिया है या अप्रोक्स 50 शब्दों में हमें आंसर देना था। ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी की। यह आपका सेक्शन सी है और इसके अंदर हमें जो आंसर देना है उसकी शब्द सीमा है 100 शब्दों में, मतलब कम से कम 100 शब्द होने चाहिए या अप्रोक्स। ऐसा नहीं है कि जैसे कि 90 हो गए तो पूरे 100 करो। यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होने चाहिए। 100 से 10-20 ज्यादा लिख दो आप या 2-5 कम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मेजर हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आता है, केला की वैज्ञानिक खेती के पादप संरक्षण को समझाइए। जो बनाना है उसमें हमें क्या करना है कि कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन सी व्याधियां हैं, उनके बारे में हमें इसके अंदर लिखना है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया है, अमरूद की खेती में पादप संरक्षण को समझाइए। या तो केले में बता दो या अमरूद में बता दो। तो यहाँ पर मैं आपको केला वाला बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, इसको बिल्कुल मैंने नोट किया है अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपको लिखना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, केला की खेती में पादप संरक्षण, हेडिंग लगाना। उसके बाद लिखोगे केले में लगने वाले रोग एवं व्याधियां निम्न प्रकार हैं। अब बात करें यहाँ पर, मतलब रोग भी लिखो आप, कीट भी लिखो, और कोई दैहिक विकार है तो वो भी आप लिखो, क्योंकि पादप संरक्षण के अंदर ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है पनामा रोग। जो पनामा रोग है, इसके अलावा पत्ती धब्बा रोग है, ये 2 रोग हैं। इन दोनों के बारे में डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पनामा के बारे में। जो पनामा रोग है, अगर मैं बात करूं कि रोग कारक ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक के द्वारा ये रोग होता है। इसका रोग कारक आप सबसे पहले लिखोगे। जब भी कोई रोग होगा, अगर उसके अन्य नाम है तो आप ब्रैकेट में उसके अन्य नाम लिखो। जैसे कि यहाँ पत्ती धब्बा जो रोग है, इसका मैंने ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है, इसको सीगाटोका पर्ण धब्बा रोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम बात करें पनामा की, तो पनामा किसकी वजह से होता है? फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा होता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इनको लिखोगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लक्षण की बात करें कि जब ये रोग होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पत्तियां कैसी हो जाती है, पौधे पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सारे हम लिखने वाले हैं। मैंने लिखा लक्षण के अंदर, पत्तियां पीली पड़ जाती है। क्या हो जाएगा? पत्तियां पीली पड़ जाएगी और नीचे की ओर लटकी हुई पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है। भाई जब पत्तियां पीली पड़ेगी तो फिर नीचे लटकेगी, और नीचे लटकेगी तो सूख कर क्या होगा? नीचे गिर जाएंगी। इसके अलावा पौधा 4 से 6 सप्ताह में सूख जाता है, और अगर इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरा का पूरा पौधा 4 से 6 सप्ताह के अंदर अंदर सूख जाएगा। रोगी पौधे की जड़ें काली होकर सड़ने लगती हैं। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है। जो रोगी पौधा होगा उसकी जड़ें कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी, और काली होकर सूखने लगेगी। तो इस रोग के क्या लिख दिए मैंने? लक्षण लिख दिए। अब हम बात करेंगे इसके प्रबंधन की, इसके मैनेजमेंट की, कि कैसे कंट्रोल करें। पौधों को आसपास, मतलब पौधों को आसपास की मिट्टी से निकाल कर नष्ट कर दे। जो भी पौधे हैं जिसमें रोग हो रहा है, उनकी आसपास की मिट्टी सहित उनको निकाल कर क्या कर दे? नष्ट कर दे। इसके अलावा कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे कि कैवेंडिस हैं, इसके अलावा पूवन है। इन दोनों किस्मों का आप प्रयोग कर सकते हो अगर आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा पनामा होता है तो, क्योंकि जो कैवेंडिस और जो पूवन किस्म है इनमें पनामा रोग नहीं होता है। आओ आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं कुछ कीट हैं, जैसे कि कीट कौन कौन है, बीटल हैं, तनाछेदक हैं, बोरोइंग सूत्रकृमि है, नेमेटोड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर तनाछेदक के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है। तनाछेदक की अगर मैं बात करूं तो तनाछेदक इसको ओडियोपोरस लेंगिकेलिस बोलते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा मैं बात करूं कि लक्षण क्या है, मतलब पौधे में किस प्रकार से लक्षण पैदा करेगा। तो जो इसकी लटें होती है, लट तने में छेद करके अंदर चले जाते हैं। जो भी इसकी लटें होगी वो क्या करेगी, तने में छेद करेगी और अंदर चली जाएगी। इसके अलावा ये कीट, जब कोई भी कीट सपोज करो ये तना है, ये तना है, इसमें यहाँ इसने छेद किया और यहाँ से अंदर की ओर चली गई, तो तने को क्या करेगी, खोखला करेगी। क्या करेगी, खोखला। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई भी जो कीट है, तने छेदक की बात हो रही है, तो ये हमारे पास तना है। अब छेद किस में करेंगे, तने में करेंगे। कौन करेगा, तना छेदक करेगा, और अंदर जाएगा और अंदर से इसको क्या कर देगा, पूरा खोखला बना देगा। तो ये कीट क्या करता है, तने को खोखला बना देता है। इसके अलावा यह कीट वर्षा के दिनों में अधिक सक्रिय होता है, मतलब वर्षा में ये सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। याद रखना, जो बरसात का जो टाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब बात करें प्रबंधन की, इसका प्रबंधन कैसे करें, तो जो भी रोगग्रस्त पौधे हैं उनको क्या करोगे, मतलब खेत से हटाकर जला दोगे। क्या करोगे, जैसे ये रोगग्रस्त पौधा है, अब इसको अगर आपने यहां से हटाकर जला दिया तो ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप फोरेट 10 जी, फोरेट 10 जी 5 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। याद रखना इस दवा का नाम फोरेट। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि एक और रोग आता है जिसका नाम है गुच्छ शीर्ष रोग, ठीक है। इस रोग का रोग कारक, मतलब ये रोग किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ये विषाणु की वजह से होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, एग्जामिनर पूछता है कि गुच्छ शीर्ष रोग का वाहक कौन है, जो इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है या फैलाता है। उसका वाहक आपको याद रखना है, कौन है, एफिड है। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करें लक्षण की, क्या लक्षण इस रोग में हमें दिखेंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है गुच्छ शीर्ष रोग। जो पौधे की पत्तियां हैं ये अपरिपक्व अवस्था में क्या होगी, खुल जाएगी। मतलब जो पत्तियां हैं किसकी, केले की, ये अपरिपक्व अवस्था में खुल जाएगी और सिरे पर पर्णगुच्छ बन जाता है। मतलब सिरे पर आपको कैसा होगा, जो पत्तियों को इस तरीके से आपको पूरा का पूरा गुच्छा दिखाई देगा इस रोग के अंदर। इसीलिए इसको क्या बोला, गुच्छ शीर्ष रोग। और कहां पर बनेगा, ये शीर्ष के ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, शीर्ष के ऊपर। तो इसके लक्षण तो आपको ऑटोमेटिक इसके नाम से याद आपको हो जाएंगे। आओ बात करते हैं रोग प्रबंधन की, इसका नियंत्रण हम कैसे करें। तो देखो, रोग रोग रहित सकर्स का प्रयोग करें। भाई केले में अगर मैं बात करूं प्रवर्धन की, तो किसके द्वारा करते हैं, सकर्स के द्वारा। तो हमें ऐसे सकर्स को काम में लेना है जिनमें रोग नहीं है। इसके अलावा जो भी रोगी पौधे होंगे उनको क्या कर देंगे, नष्ट होंगे। देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको आप सभी रोगों के अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा एक कीटनाशी आता है जिसका नाम है डाइमिथोएट 30 EC का छिड़काव करें। किसका प्रयोग करना है आपको, डाइमिथोएट 30 EC का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, इसके अंदर हमें केले की खेती में पादप संरक्षण को समझाना था। तो मैंने इसमें जो भी रोग हैं, उनके जो रोग कारक हैं, उनके जो लक्षण हैं और उनके जो प्रबंधन हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं। इसको आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, 100 शब्दों के अंदर आपको देना है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखना, जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आता है, गाय की निम्नलिखित नस्लों का उत्पत्ति स्थल उपयोगिता लिखना है। मतलब 2 ही शब्द आपको लिखने हैं, सॉरी 2 शब्द का मतलब है आपको 2 पॉइंट में लिखना है। एक तो उत्पत्ति स्थान आपको लिखना ही लिखना है, फालतू रामायण और हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा उपयोगिता, अच्छा उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी। मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता में जो भी गाय है या जो भी भैंस है या उसके जो बैल हैं, ठीक है, तो एक तो आप उसमें लिखोगे मिल्क प्रोडक्शन उसका इंपोर्टेंट होता है। मिल्क प्रोडक्शन के साथ अगर आप लिखना चाहो तो फैट का परसेंटेज आप लिख सकते हो। इसके अलावा उसके बैल कृषि में कार्य करते हैं कि नहीं करते, बस यही क्या होती है, उपयोगिता होती है। अब हमें 3 नस्लें दे रखी है, एक तो गिर है और एक थार पारकर है और एक नागौरी है। इनका हमें ओरिजिन लिखना है और इनकी यूटिलिटी हमें लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक गाय 1 नंबर, दूसरी गाय दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, मतलब 3 नंबर। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को।
बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो यारो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक जरूर कर देना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, देखो लॉकडाउन का माहौल है, स्कूल बंद हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो उनको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम के लिए। तो आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर हमें हेडिंग किस तरीके से लगाओगे, गिर, थारपारकर एवं नागौरी नस्ल के उत्पत्ति स्थान तथा उपयोगिताएं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे गिर की। गिर का मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसके अन्य नाम क्या है, जैसे कि रेंडा, अजमेरा, सूरती, भदावरी आदि नामों से इस नस्ल को जाना जाता है। और ब्राजील के अंदर इस नस्ल को बाहामाहा नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो सब कुछ हमें नहीं लिखना है, जस्ट मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका ओरिजिन लिखा है, उत्पत्ति स्थान कि कहाँ से मानी गई है, तो कहाँ से है, गिर के जंगल। और गिर के जंगल कहाँ पर हैं, गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। अब उपयोगिता की बात करें तो ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो गिर नस्ल है, कौन सी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। अच्छा, दुधारू को हमने कैसे याद किया था, याद होगा आप लोगों को, गिलास, ये एक गिलास दूध आप याद रख लो, आपको दूधारू नस्लें याद रहेगी। गिर से हमने गिर बोला था, ला से लाल सिंधी, स से साहिवाल। तो देखो गिर, गिलास, तो ये कौन सी नस्ल है, दूधारू, मतलब ये दुग्ध उत्पादन इसका अच्छा होता है। कितना होता है, तो आप लिखोगे 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। जब एक बार ब्याएगी तो 300 दिन तक जो दूध देगी, कितना देगी, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। बात करें वसा की मात्रा कितनी होती है इसके दूध में, तो 4.5% वसा की मात्रा होती है। इसकी क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। अब देखो जो इसको बेल हैं उनको हम कृषि कार्य में काम में नहीं लेते, क्योंकि क्या है, दुधारू नस्ल है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसके अलावा अगली नस्ल हमारे पास आती है जिसका नाम है थार पारकर। अब नाम से पता चल रहा है जो कहाँ हो, थार के भी पार हो, उसी को तो थार पारकर बोलेंगे। और थार कहाँ पर है भाई, जो हमारा रेगिस्तान है वही तो क्या है, थार का रेगिस्तान है। अब उसके पार क्या है, पाकिस्तान है, तो वहीं से इसका क्या माना है, ओरिजिन माना है। ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, सिंध प्रांत, जो कहां पर है, पाकिस्तान में है। भाई जिन्होंने अब तक एनिमल हस्बेंड्री के वीडियोस नहीं देखे हैं, देख लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा है तो। इसके पहले सीरीज बनी हुई है अच्छे से, जिसमें मैंने आपको गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन सबको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको ऑटोमेटिक ट्रिकली तरीके से याद हो जाएगा, तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लेना। बात करें, हम बात करें यह नस्ल गुजरात, मतलब सिंध प्रांत, पाकिस्तान हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसके अलावा कहां कहां पर पाई जाती है, लिख देते हैं। यह नस्ल गुजरात तथा राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं गिर की, गिर कहां पर पाई जाती है, तो हमारे राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है, याद रखना। अगर मैं बात करूं कहां पर, तो अजमेर, अजमेर व भीलवाड़ा में। वैसे तो पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा नस्लें कहां मिलेगी गिर की, अजमेर और भीलवाड़ा में शुद्ध नस्लें आपको मिलेगी। ठीक इसी प्रकार थार पारकर राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपयोगिता। उपयोगिता तो देखो, तो थार पारकर हैं, ये कैसी नस्लें हैं, ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, मतलब दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं। इसको दूध के लिए और कृषि कार्यों के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और वसा कितनी होती है, 3.5 से 4.5% होती है। और जो इसके बेल हैं वो जुताई करने तथा गाड़ी खींचने के काम आते हैं, याद रखना, मतलब कृषि में काम में लिया जाता है थार पार करके बेलों को। तो देखो ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपका 12th बोर्ड का पेपर है और उसी के अंदर से ये आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आओ बात करते हैं, अगली नस्ल हमारे पास आती है नागौरी। अब जो नागौरी नस्ल है, नाम से पता चल रहा है नागौरी, जो ना तो गौरी हो और ना ही काली हो, मतलब सांवली हो, वही क्या है, नागौरी है। ओरिजिन इसका क्या हो जाएगा, नागौर और जोधपुर। तो ओरिजिन याद रखना, जोधपुर व नागौर, और ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। आओ, अच्छा जोधपुर से एक और क्वेश्चन आपके बार बार आता है जेट में, याद रखना भाई, जोधपुर में क्या है, CAZRI है, क्या बोलते हैं, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, 1959 में इसकी स्थापना, याद रखना, जेट की दृष्टि से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। बात करें कि नागौरी नस्ल कहां कहां पर आपको मिलेगी,
इंपॉर्टेंट लगा लेना। बात करें कि नागौरी नस्ल कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी राजस्थान में, तो जोधपुर में जाओ आप, नागौर जिलों में जाओ, आदि जिलों में नस्ल आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं उपयोगिता। तो यार उपयोगिता इसकी मस्ट इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्शन कम है। कम क्यों है? क्योंकि एक ऐसी नस्ल है, मैंने बताया था भार वाहक नस्ल है, अमन भारी है। वो ट्रिक अगर आपको याद है, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दुग्ध उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात कम होता है, क्योंकि इसको तो मेन जो पर्पज है वो क्या है, कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। इसके जो बेल हैं गाड़ी खींचने तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। और याद रखना, इसके बेल पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने तथा कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टार लगा लेना इस लाइन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तीनों गाय हमने देख लिए, तीनों का ओरिजिन और उपयोगिता मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण, बचाव के उपाय। हमें सिर्फ 2 पॉइंट पे फोकस करना है। एक तो रोग, पशुओं में रोग के लक्षण पे फोकस करना है, हम इसके सिम्टम्स लिखेंगे, और बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो हमें लिखने हैं। ज्यादा रामायण हमें नहीं लिखनी। आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है अथवा में ऑप्शन के लिए, पशुओं में जहरबाद रोग एवं जो रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय। जहरबाद है, यहाँ एंथ्रेक्स है, 2 रोग है, दोनों में से जो आपको आए वो आप कर देना। अगर वीडियोस देखें तो सारे आपको याद होंगे, जैसे कि 17 में भी ऑप्शन था मेषाना, जाफराबादी, सूरती, मतलब इसमें भैंस का है और उसमें गाय का था। तो गाय भैंस अच्छे से जरूर याद करके जाना है। आओ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एंथ्रेक्स वाला करवाने वाला हूँ। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हम बात करेंगे रोग के लक्षण क्या क्या है। तो आओ देखो लक्षण देखते हैं, लक्षण और बचाव के उपाय। अच्छा, इस रोग के अन्य नाम बता देता हूं मैं आपको। इसको जहरी बुखार भी कहते हैं। इसके अलावा तिल्ली रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये नहीं पूछा एग्जामिनर ने, फिर भी हमने लिख दिया है। इसके अलावा रोग कारक नहीं पूछा हो, फिर भी लिख दिया, कोलेस्ट्रीडियम सेवियाई इसका क्या है, रोग कारक है। अब बात करेंगे लक्षण की, जो कि एग्जामिनर ने पूछा है। शरीर का तापमान क्या होगा भाई? 105 से 107 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं, सॉरी फ़ारेनहाइट लिख लेना भाई, यहाँ पे शरीर का तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसके अलावा मुंह, नाक व गुद्दा से झागदार और काला खून निकलेगा। मुंह से, गुद्दा से और नाक से क्या होगा, काला झागदार खून बाहर आने लगेगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा भेड़े जमीन पर पड़ी हुई क्या करेगी, दांत किटकिटाती हैं। क्या करती है भाई? भेड़े जमीन पर पड़ी हुई दांत किटकिटाई। आपने देखा होगा दांत कैसे किटकिटाते हैं, इस तरीके की आवाज में। भेड़ों में सबसे ज्यादा ये रोग होता है एंथ्रेक्स। इसके अलावा अंत में क्या हो जाएगा, पशु को खूनी दस्त हो जाएगा। मतलब दस्त के साथ क्या आने लगेगा, खून आने लगेगा। और गर्भित पशुओं में क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तो अब तक एंथ्रेक्स रोग के लक्षण मैं आपको बता चुका हूं। लक्षण सबसे पहला याद रखो कि बुखार कितना होगा, 105 से 107 हो जाएगा। मुंह, नाक, गुदा से क्या होगा, झागदार काला खून बाहर निकलेगा। और भेड़ों में सबसे ज्यादा होता है। और भेड़े जमीन पर पड़ी हुई क्या करेगी, अरे दांतों को किटकिटाएगी। और इसके अलावा अंत में क्या कर देगी, खूनी दस्त कर देगी, दस्त में खून आएगा। और गर्भित पशुओं में क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बचाव की, कि बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो आओ देख लेते हैं बचाव के उपाय। प्रतिवर्ष जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर 1 ml का अंतःशिरा टीका लगवाए। याद रखना, टीका लगाना है, कब लगाना है, जून माह में लगाना है, ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मृत पशु को बिना खाल उतारे, मतलब खाल नहीं उतारनी, ऐसा नहीं कि लालच में आ जाए चलो इसकी खाल उतार लेते हैं, इसकी ऊन उतार लेते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो रोग और ज्यादा फैल सकता है। पशु को बिना खाल उतारे जमीन में कितने फीट नीचे, 5 फीट नीचे गाड़ देना है, याद रखें। इसके अलावा जो भी उसके स्त्राव हैं, सभी स्त्रावों के आसपास की मिट्टी को भी क्या कर देना है, जला देना है। इसके अलावा रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना है। इस लाइन को आप सभी रोगों के बचाव में लिख सकते हो कि जो भी रोगी पशु होगा उसको हमें क्या करना है, स्वस्थ पशु से अलग रखना है। तो गाइज मैंने आपको सेक्शन ए, इसके अलावा सेक्शन बी और इसके अलावा सेक्शन सी मैंने आपको सोल्व करवा दिया है।
अब हम बात करेंगे किसकी, सेक्शन डी की। गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट करके बता देना, कोई भी कमी लगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आपको आंसर दे दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं सेक्शन डी की, और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। जो सेक्शन डी है इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि लिखना मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा और आप क्या करोगे, नोट कर लेना, अपनी लैंग्वेज में बना के आपको लिखना है। मैं डायरेक्ट सिर्फ शॉर्ट मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी की बात कर रहे हैं तो देखो, आओ देखो सेक्शन डी। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपसे पूछा गया है मक्का की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। चलो बहुत इजी हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने बिंदु दे दिए, और जब बिंदु दे दिए तो हमें दिक्कत है ही नहीं, हमें सिर्फ उन पॉइंट के ऊपर ही लिखना है। सबसे पहला बिंदु देखो, बुआई का समय एवं विधि। मतलब एग्जामिनर ने आपसे मक्का में क्या पूछा कि बुआई कब करते हैं और कौन सी विधि से करते हैं। तो आओ देखो मैंने लिख दिया, अगर आप खरीफ में बुआई कर रहे हो तो कब करोगे, जून जुलाई में करोगे। कब करोगे, जून जुलाई में करोगे। और अगर आप रबी में बुआई कर रहे हो तो कब करोगे, अक्टूबर नवंबर में। और अगर आप जायद में बुआई कर रहे हो तो कब करोगे, फरवरी मार्च में। ये तीनों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लाइन टू लाइन कितना स्पेस रखोगे, मतलब कतार से कतार, तलवार से तलवार नहीं, कतार से कतार आपको 45 से 60 सेंटीमीटर का स्पेस आपको रखना है। पौधे से पौधे कितना, 20 से 25 सेंटीमीटर का स्पेस आपको रखना है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड क्या पूछा, 4 उन्नतशील किस्में। अब किस्में इंपॉर्टेंट है, किस्में सारी याद कर लेना, क्योंकि 4 तो आएगी ही आएगी, ठीक है। जितनी भी फसलें हैं उनकी 4 उन्नतशील किस्में आनी ही आनी है। तो जितनी भी किस्में हैं सारी याद कर लेना। वैसे जितनी भी फसलें हैं मैंने सारी की सारी यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है। तो आओ देखते हैं 4 उन्नतशील किस्में, अभी याद कर लेना मक्का की तो जिया मेज, ठीक है। प्रताप, इसके अलावा माही कंचन। अगर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं उनको सुन लेना और लिख लेना। एक तो प्रताप लिखो आप, एक माही कंचन लिखो, एक लिखो आप चंद्रमक्का 1 और 3, ठीक है। चंद्रमक्का 1 और 3। इसके अलावा लिखोगे आप नवजोत। क्या लिखोगे, नवजोत लिखोगे। ये 4 किस्में आप लिख सकते हो। इसके अलावा और किस्में अगर आपने याद कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो बुआई का समय था इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, डेप्थ की, कितनी गहराई पे बुआई करेंगे। तो 5 से 6 सेंटीमीटर बुआई पे हम उसकी गहराई करेंगे। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और याद रखना एक पॉइंट 1 नंबर का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बुआई का समय और एवं विधि आपने ये लिख दी, ठीक है, तो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इन 3 में से अगर आपको एक भी नहीं आया ना तो उसका 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। अगला पॉइंट हमारे पास आता है थर्ड, खाद एवं उर्वरक। अब खाद एवं उर्वरक में सबसे पहले आप लिखोगे गोबर की सड़ी हुई खाद को 4 से 5 सप्ताह पहले खेत में डाल दे, और कितनी, FYM फार्म यार्ड मैन्योर 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना है। बात कर लेते हैं एनपीके। अच्छा, एनपीके का क्या मतलब है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन कितना डालोगे आप, 80 से 120 केजी, और फास्फोरस कितना डालोगे, 50 से 60 केजी। इसके अलावा पोटास कितना डालोगे, 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है, और प्लस आपको 25 किलो जिंक सल्फेट भी डालना है। अच्छे से नोट कर लेना, नाइट्रोजन कितना, 80 से 120 केजी। इसके अलावा फास्फोरस की बात करूं तो 50 से 60 केजी, और इसके अलावा पोटास की अगर हम बात करें तो 20 से 30 केजी। ये सब कुछ प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है, और प्लस क्या कर देना है आपको, जिंक सल्फेट कितना, 25 केजी। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उपज की, कि उपज कितनी प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूं संकर किस्मों की तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त होगी। ये क्विंटल में है डेटा, याद रखना भाई, ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा संकुल किस्में हैं, कंपोजिट वेराइटीज हैं, तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको प्राप्त होगी, मतलब कम प्राप्त होगी क्योंकि संकर की उपज ज्यादा होती है। इसके अलावा चारा भी आपको प्राप्त होगा, कितना, 30 से 40 क्विंटल सूखा चारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, उपज हो गई। अगर आपने चारों पॉइंट लिखे हैं तो एग्जामिनर आपको 4 नंबर दे देगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये तभी आप लिख पाओगे जब एक एक फसल का
आपको सब कुछ याद होगा। और याद रखना जितनी भी फसलें हैं ना, सबका बॉटनिकल नेम, फैमिली, उनकी सीड रेट याद कर लेना, उनमें इंटरकल्चर ऑपरेशन कब करते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन से रोग लगते हैं, उनकी किस्में क्या है, उपज कौन सी होगी, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और खरपतवार कौन से उगते हैं, और सिंचाई कब करते हैं। अगर ये सारे याद है आपको तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अथवा में एक और क्वेश्चन था इसमें आपके लिए, एक तो मक्का का था और इसके अलावा अथवा में जो का है। ठीक है, तो मैंने जो का लिख दिया है यहाँ पे, जो दोनों का लिख दिया, मतलब है ना। बात करते हैं जो की, अगर हो सकता है जो का ऑप्शन में आ जाए। तो जो की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। जो की वैज्ञानिक खेती देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बुआई और बुआई का समय है, 4 उन्नतशील किस्में हैं, खाद उर्वरक हैं, उपज और प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये दे रखा है। तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट बुआई का समय। अगर मैं बात करूं असिंचित क्षेत्रों में, तो अक्टूबर माह में आप जो की क्या कर दोगे, बुआई कर दोगे होडियम वल्गेर की। और अगर मैं बात करूं सिंचित क्षेत्रों में, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें पछेती, तो पछेती में आप 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक बुआई कर सकते हो। और याद रखना, जो कतार से कतार की दूरी रखोगे 22.5 सेंटीमीटर रखोगे, और पौधे से पौधे की दूरी 10 या 11.5 सेंटीमीटर आप रखोगे। और गहराई, कितनी गहराई में बीज डालोगे, तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में आप बीज डालोगे। बात करते हैं 4 उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है। देखो, ज्योति है, ज्योति को याद रखना, भूल मत जाना ज्योति को। RD 57 है, RD 103 है, RD 387 है। और याद रखना, RD 387 को राज किरण भी बोला जाता है। इसके अलावा RD 26-24 है, ये भी आप याद रखना। अब बात करते हैं खाद उर्वरक, तो वही गोबर की सड़ी हुई खाद आपको 4 से 5 सप्ताह पहले खेत में मिला देनी है। कितनी, 8 से 10 टन। याद रखना, 4 से 5 सप्ताह पहले। इसके अलावा मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना डालेंगे, तो नाइट्रोजन 40 से 60 और फास्फोरस 30 से 40 और पोटास 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से आपको डालना है। इसके अलावा 25 केजी आपको जिंक सल्फेट भी डालना है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको बना के लिखना है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं उपज प्रति हेक्टेयर, कितनी उपज आपको प्राप्त होगी। तो देखो, अगर मैं बात करूं दाने की उपज, किसकी बात करूं, दाने की उपज, तो आपको दाना मिलेगा कितना, 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाने की उपज हो जाएगी। इसके अलावा इसी में भूसे की उपज कितनी होगी भाई, तो भूसे की उपज होगी 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर असिंचित क्षेत्र हैं तो उपज कम होगी, कितनी होगी, 15 से 20 क्विंटल दाना प्राप्त आपको होगा। इसके अलावा आपको सूखा चारा प्राप्त होगा, 25 से 30 क्विंटल भूसा आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मैंने आपको अथवा के दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम या व्हाट्सएप मुझे सेंड करना है, ताकि आप, मतलब मुझे लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, और कितना आपने लिखा है, कैसे लिखा है, मुझे आइडिया लग जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक लगती है तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है। भाई, एक तो एग्रोनॉमी से आएगा मेजर क्वेश्चन, और एक आपका हॉर्टिकल्चर से आएगा। एग्रोनॉमी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। हॉर्टिकल्चर में क्या पूछा है, देखो, बेर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु दे रखा है, तो भूमि एवं जलवायु। इसमें आपको लिखना है कि बेर की खेती के लिए कैसी भूमि चाहिए और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। पादप प्रवर्धन किसके द्वारा करेंगे, प्रोपोगेशन मेथड। और 4 उन्नतशील किस्में आपको लिखनी है, और पौध लगाने की विधि आपको लिखनी है। चारों पॉइंट आपको लिखने हैं, एक एक पॉइंट एक एक मार्क्स का है। आपको एक खाली पेज में लिख के आपको मुझे फोटो सेंड करना है। कहाँ करोगे, 7665686175 पे, या इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हो। अथवा में एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है, अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। वही भूमि, जलवायु, पादप प्रवर्धन, 4 उन्नतशील किस्में, पौध लगाने की विधि। तो गाइस, ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। और याद रखना, ये 2 मेजर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, एक तो एग्रोनॉमी का 4 मार्क्स, एक हॉर्टिकल्चर का 4 मार्क्स, 8 मार्क्स तो आपके यहीं से आते हैं। तो कोई भी एक खेती आपसे पूछी जाएगी, हो सकता है गेहूं आ जाए, बाजरा आ जाए, जौ आ जाए, मक्का आ जाए, हो सकता है दलहनी में से दे दे।
और इधर फलों की आ जाए या हो सकता है सब्जी का आपसे पूछ ले, तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है अच्छे तरीके से। आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि सर ये टफ है, इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो टॉपिक आपका कवर करवा दिया जाएगा। हम जल्दी ही मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।